नमस्कार, मैं गौरव जोशी श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज का हमारा टॉपिक है मटेरियल कंट्रोल। सामग्री नियंत्रण। सामग्री नियंत्रण हम पढ़ते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर। जैसा कि हम जानते हैं कि कॉस्ट अकाउंटिंग में किसी भी वस्तु के उत्पादन या निर्माण से संबंधित लागतों का लेखा किया जाता है। किसी भी वस्तु की लागत के तीन मुख्य तत्व होते हैं: मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस। जो मटेरियल है, सामग्री है, वो लागत का महत्वपूर्ण तत्व माना जाता है। यहाँ पे हम इसी महत्वपूर्ण तत्व के कंट्रोल के बारे में बात करेंगे। अगर इन लागत के तत्वों पर नियंत्रण नहीं रखा जाए, सही तरीके से इनका कंट्रोल नहीं किया जाए, तो वस्तु की लागत में वृद्धि होती है और वस्तु की लागत में वृद्धि होने से वस्तु के विक्रय मूल्य में भी वृद्धि हो जाती है, जिससे कि उत्पादनकर्ता को कम लाभ से संतुष्ट होना पड़ता है, या फिर उसकी वस्तु का विक्रय मूल्य है वो बाजार में बिक नहीं पाता, क्योंकि प्रतिस्पर्धा के कारण वो पिछड़ जाता है अधिक मूल्य की वजह से। मटेरियल कंट्रोल के अंदर हम क्या पढ़ते हैं? मटेरियल कंट्रोल सामग्री की प्राप्ति, सामग्री के भंडारण और सामग्री के उपयोग, इन तीनों को सुव्यवस्थित रूप से नियंत्रण करना ही सामग्री नियंत्रण के अंतर्गत आता है। सामग्री पे कंट्रोल करना अधिक सरल है, क्योंकि सामग्री लागत का एक निष्क्रिय तत्व है। यहाँ पे हम देखेंगे कि किस तरह से क्या कार्यविधि रहती है सामग्री की प्राप्ति, भंडारण और उसके उपयोग के संबंध में। किसी भी कंपनी में एक स्टोर्स डिपार्टमेंट होता है। स्टोर्स डिपार्टमेंट होता है जहां पे कच्चा माल या निर्मित माल रखा जाता है, और एक होता है क्रय विभाग, परचेज डिपार्टमेंट। परचेज डिपार्टमेंट सामग्री की प्राप्ति से संबंधित कार्य करता है। क्रय विभाग बाहर से आपूर्तिकर्ताओं से सप्लायर से माल की प्राप्ति करता है, और आपूर्तिकर्ता कारखाने में माल की सप्लाई करते हैं और स्टोर्स डिपार्टमेंट द्वारा उसका भंडारण किया जाता है। और जहां पे वस्तु का उत्पादन होता है, जो प्लांट या कारखाना, वहां पे स्टोर्स डिपार्टमेंट द्वारा उसका निर्गमन किया जाता है, सामग्री का निर्गमन किया जाता है, और यहाँ पे प्लांट द्वारा यहाँ पे सामग्री का उपयोग होता है। तो हमने जैसा डिस्कस किया था कि सामग्री के नियंत्रण के लिए हमको सामग्री को प्राप्त करने, परचेज डिपार्टमेंट द्वारा सामग्री प्राप्त की गई आपूर्तिकर्ताओं से, सामग्री को प्राप्त करने, सामग्री का भंडारण करने या उसका संग्रहण करने, जो स्टोर डिपार्टमेंट द्वारा किया जाता है, सामग्री प्राप्त की जाती है परचेज डिपार्टमेंट द्वारा, और उसके निर्गमन या उपयोग, इन तीनों चीजों को, इन पर सुव्यवस्थित नियंत्रण करना ही मटेरियल कंट्रोल के अंदर आता है, सामग्री नियंत्रण कहलाता है। अब हमने ये देखा, पहले डिस्कस किया था कि सामग्री पे नियंत्रण के लिए हमको उसको प्राप्त करने, उसके भंडारण के संबंध में और उसके उपयोग के संबंध में सुव्यवस्थित नियंत्रण करना होगा। प्राप्त करने के संबंध में सामग्री पे कैसे नियंत्रण किया जा सकता है? आवश्यक वस्तुओं का ही केवल क्रय किया जाना चाहिए।
जो आवश्यक सामग्री है उसी का क्रय किया जाना चाहिए, अनावश्यक सामग्री का क्रय नहीं किया जाना चाहिए। सामग्री जब क्रय की जाए, प्राप्त की जाए, तो सही मूल्यों पर खरीदी जाए और उसको सही मात्रा में खरीदा जाना चाहिए और सही किस्म का माल खरीदा जाना चाहिए। भंडारण का संबंध ये है कि यहाँ पे उचित मात्रा में ही माल का भंडारण किया जाना चाहिए, अनावश्यक रूप से अधिक मात्रा में माल का भंडारण नहीं किया जाना चाहिए। नहीं तो क्या होता है कि अगर अधिक मात्रा में माल का भंडारण किया हुआ है तो उस माल का प्रबंध करना मुश्किल हो जाता है, चोरी का भय बना रहता है, वेस्टेज हो जाता है, क्षय हो जाता है। तो इसलिए सर्वोत्तम मात्रा में जो माल है स्टोर्स डिपार्टमेंट में इतनी बहुत कम मात्रा भी नहीं होनी चाहिए और बहुत अधिक मात्रा में भी यहाँ पे भंडारण माल का नहीं किया जाना चाहिए। दूसरा, अगर आवश्यकता से अधिक मात्रा में यहाँ पे भंडारण कर लिया जाता है तो अनावश्यक रूप से यहाँ पे पूंजी है वो ब्लॉक हो जाती है, कार्यशील पूंजी में कमी आ जाती है और बिना ही मतलब हमको ब्याज वहन करना पड़ता है। निर्गमन के संबंध में समय समय पर सही समय पर सामग्री का निर्गमन किया जाना चाहिए, जिससे जो उत्पादन है वो बाधित नहीं हो और सामग्री का उपयोग भी सही तरीके से किया जाना चाहिए। अनावश्यक रूप से उत्पादन के समय वेस्टेज नहीं होना चाहिए, उसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए माल का उत्पादन के समय। तो इस प्रकार हमको सामग्री की प्राप्ति, उसके भंडारण और उसके उपयोग के संबंध में सुव्यवस्थित नियंत्रण करने को ही सामग्री नियंत्रण कहते हैं। आज हम बात करेंगे भंडारण के संबंध में कैसे सामग्री का नियंत्रण किया जाता है। स्टोर्स डिपार्टमेंट द्वारा किस प्रकार से कुछ स्तर निर्धारित किए जाते हैं जिससे सामग्री पे नियंत्रण किया जा सके। देखिए, स्टोर्स डिपार्टमेंट ऐसा विभाग है जहां पे कच्चे माल का सामग्री का नियंत्रण जहां पे कच्चे माल का रखा जाता है, जहां पे इसका स्टोरेज किया जाता है और आवश्यकता पड़ने पर वो माल प्लांट को, कारखाने को निर्मित किया जाता है। स्टोर्स डिपार्टमेंट में यहाँ पे कुछ सामग्री रखी हुई है। सबसे पहले हम बात करेंगे ROL, री ऑर्डर लेवल। ये री ऑर्डर लेवल क्या है? री ऑर्डर लेवल पुनः आदेश मात्रा। ऐसा लेवल, सामग्री का ऐसा स्तर कि जिस स्तर पर पहुंचते ही स्टोर्स डिपार्टमेंट द्वारा परचेज डिपार्टमेंट को यह सूचना दी जाती है कि माल के क्रय के लिए अब पुनः ऑर्डर कर दिया जाए, री ऑर्डर कर दिया जाए। जैसे ही री ऑर्डर लेवल पे सामग्री की मात्रा पहुंचती है, स्टोर्स डिपार्टमेंट द्वारा परचेज को सूचित कर दिया जाता है और परचेज द्वारा सप्लायर्स को ऑर्डर कर दिया जाता है, री ऑर्डर कर दिया जाता है माल खरीदने के संबंध में। इस स्तर का पता कैसे किया जाए? ये स्तर निर्धारित करने के लिए क्या किया जाता है कि यह देखा जाता है कि कारखाने में उपभोग की दर क्या है। किसी भी कारखाने में सामग्री की उपभोग दर 3 दरें हो सकती है। न्यूनतम उपभोग दर, सामान्य उपभोग दर और अधिकतम उपभोग दर। अगर कारखाना सामान्य क्षमता पर काम कर रहा है, जो नॉर्मली करता है, सामान्य क्षमता पर अगर कारखाना काम कर रहा है तो वो सामग्री का उपभोग एक सामान्य दर से किया जाएगा। कभी ऐसा हो सकता है, अपवादजनक स्थिति आ जाए कि मशीनें सुचारू रूप से काम नहीं कर रही, मजदूर बहुत ज्यादा अनुपस्थित हैं, तो क्या होगा कि सामग्री का उपयोग किसी दिन बहुत कम किया जाएगा, तो वो न्यूनतम उपभोग दर होती है कारखाने की सामग्री की। और कभी कभी ऐसा हो सकता है कि ज़्यादा कैपेसिटी लगा दी जाए, कोई एक्स्ट्रा मशीन लगा दी जाए, कोई ऐसा ऑर्डर आया हुआ है जिसकी जल्दी पूर्ति करनी है तो ज़्यादा श्रमिक बुला ले जाए बाहर से कॉन्ट्रैक्ट पे, तो उस दिन कारखाना अपनी जो कैपेसिटी है उस अधिकतम मैक्सिमम कैपेसिटी पे काम करेगा और सामग्री की
अधिकतम दर से उपभोग करेगा सामग्री को। तो ये तीनों कंडीशन हो सकती है। हम यहाँ पे उदाहरण ले लेते हैं। मान लीजिए कि 1000 किलो जो है वो न्यूनतम उपभोग दर है। 1200 किलो अगर सामान्य रूटीन में अगर चलता है कारखाना, सामान्य क्षमता पर काम करता है, तो 1200 किलो किसी सामग्री का उपभोग करता है। और अगर अधिकतम किसी दिन अगर कंजम्पशन किया जाए सामग्री का, तो वो 1500 किलो करता है। तो इस तरह से ये तीन उसकी कारखाने द्वारा सामग्री की उपभोग दर हो सकती है। तो अब ROL निर्धारित करने में इसकी क्या भूमिका है? रीऑर्डर लेवल निर्धारित करने के लिए हमको ये देखना चाहिए कि जिस दिन हमने ऑर्डर दिया माल का, जिस दिन हमने खरीदने के लिए परचेज को ऑर्डर दिया, उस दिन से अगर कारखाना अधिकतम उपभोग दर से उपयोग करे माल का, सामग्री का, रीऑर्डर लेवल निर्धारित करने के लिए हमको यह देखना चाहिए कि कारखाने की अधिकतम उपभोग दर क्या है। जिस दिन हमने माल का रीऑर्डर किया, परचेज को सूचना दी स्टोर्स ने और परचेज डिपार्टमेंट ने सप्लायर को ऑर्डर कर दिया, उस दिन से अगर कारखाने में सामग्री का उपभोग अगर अधिकतम दर से हो और सप्लायर से माल आने में भी, क्योंकि सप्लायर कहीं दूर स्थित है, कहीं दूसरी जगह है, तो सप्लायर से माल आने में भी तीन कंडीशन हो सकती है कि कम से कम समय में आ सकता है। कई बार स्थिति सामान्य नहीं हो तो बहुत ज्यादा समय लग सकता है माल आने में, कई और एक सामान्य समय भी लगता है। तो यहाँ भी तीन रीऑर्डर पीरियड बोलते हैं इसको। यहाँ भी तीन दशाएं हो सकती है। एक तो न्यूनतम अवधि, एक सामान्य अवधि और एक अधिकतम अवधि। इनको रीऑर्डर पीरियड्स बोलते हैं। रीऑर्डर पीरियड्स, मिनिमम रीऑर्डर पीरियड, नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड और मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। तीन रीऑर्डर पीरियड हो सकते हैं। सप्लायर से कारखाने तक माल आने में ऐसा हो सकता है कि एक अवधि कम से कम अवधि लगे, सामान्य अवधि, अगर सब कुछ सामान्य चल रहा है तो सामान्य अवधि लगती है। और कई बार रास्ता ऐसे गड़बड़ हो जाता है, कुछ दशाएं सामान्य नहीं होती, तो कई बार काफी ज्यादा समय लग जाता है माल का सप्लायर से कारखाने तक आने में। यहाँ उदाहरण ले लेते हैं। मान लीजिए न्यूनतम अवधि 4 दिन की है, सामान्य अवधि में 6 दिन में माल पहुंच जाता है और अधिकतम अवधि में 8 दिन में माल पहुंचता है। रीऑर्डर लेवल जो है वो हमको कहां पे निर्धारित करना चाहिए, किस मात्रा पे निर्धारित करना चाहिए, उसके लिए ये देखना है कि जिस दिन हम माल का ऑर्डर कर देते हैं, सप्लायर को बोल देते हैं कि नया माल हमको चाहिए, सामग्री हमको चाहिए, उस दिन के बाद से अगर कारखाने द्वारा सामग्री का उपयोग अधिक से अधिक हो, अधिकतम उपभोग दर से अगर कारखाने का अधिकतम उपयोग हो और माल को आने में भी अधिकतम टाइम लग जाए, तो भी यहाँ पे सामग्री खत्म नहीं होनी चाहिए। ऐसी स्थिति नहीं आनी चाहिए कि सामग्री खत्म हो गई, नई सामग्री आने से पहले, ऑर्डर दी हुई मात्रा आने से पहले ही यहाँ के स्टोर डिपार्टमेंट में सामग्री खत्म हो गई और उत्पादन का कार्य बंद हो गया, उत्पादन बाधित हो गया। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। तो रीऑर्डर लेवल हमको ऐसी जगह निर्धारित करना चाहिए कि उस स्तर के बाद अगर कारखाने द्वारा अधिक से अधिक माल का उपयोग किया जाए और नए माल को आने में भी अधिक से अधिक समय लग जाए, तो भी यहाँ पे जो माल की मात्रा है, सामग्री की मात्रा है, वो शून्य नहीं हो, जीरो नहीं हो, सामग्री खत्म नहीं हो जाए। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? रीऑर्डर लेवल ऐसी जगह निर्धारित करना पड़ेगा जहां से मैक्सिमम कंजम्पशन रेट, कारखाने द्वारा अधिकतम उपभोग दर इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड, ये रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला है। मैक्सिमम कंजम्पशन रेट इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। यहां मानते हैं कि मैक्सिमम जो कंजम्पशन रेट है प्रतिदिन कारखाने की 1500 किलो है और जो माल को आने में जो अधिकतम समय लगता है कारखाने तक, कच्चे माल को, सामग्री को, वो 8 दिन है। तो 12,000 किलो की क्वांटिटी पे हमको
रीऑर्डर लेवल निर्धारित करना चाहिए। तो क्या होगा कि 12,000 किलो पर जब हमने ऑर्डर किया सप्लायर को माल का, उस दिन से हम मानते हैं कि अधिकतम उपभोग दर से कारखाने ने उपयोग किया, जो कि 1500 किलो प्रतिदिन है। और ऐसा मान लेते हैं कि माल आने में भी, जो सामग्री का हमने ऑर्डर किया था, उसको पहुंचने में भी, कारखाने तक पहुंचने में भी अधिकतम अवधि लग गई, जो कि 8 दिन की है। तो क्या होगा कि जब तक नया माल आएगा तब तक 12,000 किलो क्वांटिटी का ही उपयोग हो पाएगा कारखाने में। और जैसे ही यहाँ पर सामग्री की मात्रा खत्म होने वाली होगी, शून्य होने वाली होगी, उससे पहले ही नई सामग्री आके स्टोर डिपार्टमेंट को मिल जाएगी और मात्रा जो है माल की मात्रा की पूर्ति कर दी जाएगी। तो ये था रीऑर्डर लेवल। दूसरा है मिनिमम स्टॉक लेवल। मिनिमम स्टॉक लेवल हमेशा रीऑर्डर लेवल से नीचे होता है। मिनिमम स्टॉक लेवल, मिनिमम स्टॉक लेवल का मतलब है कि भंडार गृह में सामग्री की मात्रा कम से कम कितनी पाई जा सकती है किसी दिन। मिनिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला है रीऑर्डर लेवल माइनस नॉर्मल कंजम्पशन रेट, नॉर्मल कंजम्पशन रेट इनटू नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड। रीऑर्डर लेवल हमारा है 12,000 किलो। जिस दिन हमने माल का पुनः आदेश दिया, सामग्री खरीदने के लिए हमने पुनः ऑर्डर किया, उस दिन हमारे पास सामग्री की मात्रा थी 12,000 किलो। और हम ऐसा मानते हैं कि उस दिन के बाद से सामान्य उपयोग ही होता रहा, कारखाने के द्वारा सामग्री का सामान्य उपयोग ही होता रहा, जो कि है 1200 किलो प्रतिदिन। और ऐसा मानते हैं कि नई सामग्री आने तक या नई सामग्री कारखाने तक आने में सामान्य अवधि लगी, जो कि है 6 दिन। तो 12,000 माइनस 7,200 जो कि हुआ 4,800। 4,800 किलो जो है वो हमारा मिनिमम स्टॉक लेवल होगा। किसी भी दिन कम से कम सामग्री की कम से कम मात्रा स्टोर्स में 4,800 kg पाई जाएगी। यहां ऐसा हुआ कि 12,000 किलो को हमने ऑर्डर किया था और 12,000 किलो जब सामग्री की मात्रा थी स्टोर्स में, तब हमने ऑर्डर किया और उस दिन के बाद से सामान्य उपयोग हुआ माल का, जो कि 1200 किलो प्रतिदिन के हिसाब से था। और माल को आने में 6 दिन लगे। तो जब तक नया माल वापस आया तब तक 7200 किलो क्वांटिटी का उपयोग हो चुका होगा। तो 12,000 में से 7200 माइनस किए, तो जब तक नया माल वापस आया, सामग्री जो ऑर्डर की थी वो आई स्टोर डिपार्टमेंट पास, उस दिन हमारे पास स्टोर्स में 4800 किलो जो था स्टॉक था, सामग्री की मात्रा थी, और वो ही हमारा मिनिमम स्टॉक लेवल है। इसके बाद हम देखते हैं मैक्सिमम स्टॉक लेवल। तीसरा है मैक्सिमम स्टॉक लेवल। किसी दिन स्टोर्स डिपार्टमेंट के पास अधिकतम सामग्री की कितनी मात्रा पाई जा सकती है? मैक्सिमम स्टॉक लेवल। मैक्सिमम स्टॉक लेवल हमेशा ROL से ऊपर होगा। मैक्सिमम स्टॉक लेवल के लिए फॉर्मूला है रीऑर्डर लेवल माइनस मिनिमम कंजम्पशन रेट इनटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड प्लस रीऑर्डर
ऐसा मानते हैं कि 12,000 किलो हमारा रीऑर्डर लेवल था। उस दिन हमने नई सामग्री क्रय की, ऑर्डर कर दिया, पुनः आदेश दे दिया सामग्री क्रय करने के लिए 12,000 किलो पे रीऑर्डर लेवल पे। और उस दिन के बाद से कारखाने द्वारा सामग्री का उपयोग जो उसकी न्यूनतम उपभोग दर थी उससे किया जाने लगा और आपूर्तिकर्ता द्वारा जो सप्लाई की गई माल की वो भी कम से कम अवधि में कारखाने तक स्टोर डिपार्टमेंट को पहुंच गया। देखिए क्या हुआ कि 12,000 किलो रीऑर्डर लेवल था। उस दिन के बाद से हम मानते हैं कि कारखाने द्वारा कम से कम उपभोग किया गया सामग्री का, जो कि 1000 किलो प्रतिदिन के हिसाब से है, और माल जल्दी से जल्दी पहुंच गया, यानी न्यूनतम अवधि में ही स्टोर डिपार्टमेंट को मिल गया, जिसकी अवधि है 4 दिन। 4 दिन के अंदर अंदर माल की सप्लाई कर दी गई। तो क्या हुआ कि 12,000 किलो में से 4,000 किलो माल माइनस हो गया, 4,000 किलो माल कम हो गया। 12,000 किलो पे ऑर्डर किया, न्यूनतम दर से उपभोग हुआ कारखाने द्वारा और न्यूनतम अवधि में सप्लाई होगी, जो कि 4 दिन में थी। तो जब तक नया माल आया, नई सामग्री जब तक आई, ऑर्डर की हुई सामग्री, तब तक 4,000 किलो की मात्रा कम होगी, क्योंकि 1000 किलो के हिसाब से 4 दिन तक कारखाने ने माल का उपयोग कर लिया। तो 4,000 किलो की मात्रा कम हो गई 12,000 किलो में से। तो जो स्टोर्स के पास जो सामग्री बची वो बची 8,000 किलो की। यहां से रीऑर्डर लेवल से न्यूनतम दर से उपभोग होता गया, 4 दिन तक उपभोग होता गया और माल की मात्रा कम हुई। और यहाँ पे मान लिया कि 4,000 किलो 8,000 किलो, क्योंकि 12,000 किलो था और 1000 किलो प्रतिदिन के हिसाब से 4 दिन तक उपभोग हुआ, जब तक नया माल नहीं आया। तो 12,000 में से 4,000 माइनस हो गए, और जब तक नया माल आया, मान लीजिए तब तक 8,000 किलो सामग्री की मात्रा पहुंच गई थी। और अब इस 8,000 किलो में नया माल आके और ऐड हो गया। मान लीजिए हमने 5,000 क्वांटिटी का 5,000 किलो की क्वांटिटी का ऑर्डर किया था, तो वो और ऐड हो गया। तो ये सामग्री की मात्रा 13,000 किलो पे पहुंच गई, जो कि हमारा मैक्सिमम स्टॉक लेवल है। 12,000 किलो पे हमने ऑर्डर किया। उस दिन के बाद से कारखाने द्वारा 1000 किलो प्रतिदिन के हिसाब से 4 दिन में जब तक नया माल नहीं आया, तब तक 4,000 किलो का उपभोग कर लिया गया। तो 8,000 किलो की सामग्री की मात्रा पहुंच गई थी 8,000 किलो पे, और हमने जो रीऑर्डर किया वो हम उसमें ऐड कर देते हैं। मान लीजिए कि 5,000 किलो क्वांटिटी का हमने रीऑर्डर किया था, तो मैक्सिमम स्टॉक हुआ हमारा किसी दिन 13,000 किलो। तो इस प्रकार से मैक्सिमम स्टॉक लेवल की गणना की जाती है। इसके बाद है एवरेज स्टॉक लेवल। एवरेज स्टॉक लेवल एवरेज स्टॉक लेवल है मैक्सिमम स्टॉक लेवल प्लस मिनिमम स्टॉक लेवल डिवाइडेड बाय 2। अधिकतम जो स्टॉक स्तर है और जो न्यूनतम स्टॉक स्तर है, उन दोनों का एवरेज निकाल लेते हैं। उन दोनों का जोड़ करके और उसमें 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो वो औसत स्टॉक स्तर आ जाता है। अब तक हमने जाना था स्टॉक के ऑर्डर्स, स्टॉक के लेवल्स हमने जाने, रीऑर्डर लेवल, मिनिमम स्टॉक लेवल, मैक्सिमम स्टॉक लेवल, एवरेज स्टॉक लेवल। इन सब में हमने एक चीज देखी थी कि यहाँ पे रीऑर्डर लेवल पे आते ही परचेज डिपार्टमेंट को यह सूचित किया जाता है कि अब नई सामग्री खरीद ली जाए, सामग्री के लिए पुनः आदेश दे दिया जाए। और सप्लायर परचेज डिपार्टमेंट क्या करता है कि सप्लायर्स को, आपूर्तिकर्ताओं को सामग्री खरीदने के लिए एक ऑर्डर दे देता है, नया माल खरीदने के लिए यहाँ पे आदेश दे दिया जाता है सप्लायर्स को। सप्लायर्स द्वारा उस माल की आपूर्ति कर दी जाती है। अब यहाँ पे एक चीज ये देखनी है कि ये जो रीऑर्डर क्वांटिटी है, जो पुनः आदेश दिया है, उस माल की मात्रा कितनी हो। पुनः आदेश मात्रा
या फिर इसको आर्थिक आदेश मात्रा यानी कि रीऑर्डर क्वांटिटी, या फिर इसको इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी भी कहते हैं, ईओक्यू, इसको हम ईओक्यू भी कहते हैं। आरओक्यू और ईओक्यू दोनों एक नाम है, आर्थिक आदेश मात्रा और पुनः आदेश मात्रा। कितना माल खरीदा जाए? माल की मात्रा उचित होनी चाहिए, सर्वोत्तम मात्रा में माल का क्रय होना चाहिए। बहुत कम मात्रा में अगर माल का क्रय होता है तो क्या होता है कि परिवहन लागतें ज्यादा आती है, थोड़ा थोड़ा ऑर्डर दिया जाता है तो बार बार ऑर्डर देना पड़ेगा माल का, और सप्लायर से कारखाने तक स्टोर डिपार्टमेंट तक माल पहुंचने में परिवहन लागतें बार बार आएगी, और रास्ते के लिए इंश्योरेंस भी करवाना पड़ेगा। तो अगर कम कम मात्रा खरीदी जाए तो परिवहन लागतें अधिक आएगी। अगर एक साथ अधिक माल खरीद लिया जाए तो क्या होगा, परिवहन लागतें तो बच जाएगी, लेकिन यहाँ पे भंडारण की लागत ज्यादा आएगी और पूंजी भी एक साथ यहाँ पे अवरुद्ध हो जाएगी, ब्लॉक हो जाएगी। पूंजी पर ब्याज भी लगेगा और यहाँ पे भंडारण की लागत भी बढ़ेगी, ज्यादा स्टोर के लिए ज्यादा बड़ी जगह चाहिए और माल का क्षय भी होने का डर रहता है। तो अगर एकदम कम मात्रा में माल खरीदा जाए तो परिवहन लागतें ज्यादा आएगी, क्रय की लागतें ज्यादा आएगी, बार बार ऑर्डर बनाओ, ऑर्डर बनाने के खर्चे, फिर परिवहन के खर्चे। और अगर अधिक मात्रा में माल खरीद लिया जाए एक साथ तो भंडारण की लागतें ज्यादा आएगी, पूंजी पर ब्याज भी लगेगा, कार्यशील पूंजी भी अवरुद्ध हो जाएगी। तो माल ऐसी मात्रा में खरीदा जाना चाहिए, जो रीऑर्डर क्वांटिटी है वो ऐसी होनी चाहिए जहां पे ये दोनों लागतें न्यूनतम हो। इन दोनों के बीच में कहीं न तो वो माल की मात्रा एकदम कम हो, ना ही बहुत अधिक हो। इन दोनों के बीच में ऐसी एक मात्रा निर्धारित की जानी चाहिए जहां पे ये दोनों खर्चे ही, परिवहन और भंडारण की लागतें न्यूनतम हो, और ऐसी मात्रा को हम आर्थिक आदेश मात्रा कहते हैं। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, जहां पे दोनों ही खर्चे न्यूनतम हो। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, इसको ज्ञात करने का फॉर्मूला है 2CO अपॉन UI का अंडर रूट। जो EOQ है उसका फॉर्मूला है 2CO अपॉन UI का अंडर रूट। C का मतलब होता है एनुअल कंजम्पशन, वार्षिक कितना उपभोग किया जाता है कारखाने द्वारा सामग्री का। C कंजम्पशन का C यहां पे है। O का मतलब कॉस्ट पर ऑर्डर, एक आदेश देने में, एक बार ऑर्डर करने में कितना खर्चा आता है, कॉस्ट पर ऑर्डर। यहां पे O है ऑर्डर का, U है कॉस्ट पर यूनिट, यहां पे यूनिट का U है, कॉस्ट पर यूनिट, प्रति इकाई लागत कितनी है, प्रति आदेश के लिए कितनी लागत आती है प्रत्येक ऑर्डर देने में, और यहाँ पे वार्षिक उपभोग कितना है सामग्री का। I है कैरिंग कॉस्ट यानी भंडारण लागत, माल को कैरी करने की लागत, भंडार करने की लागत। कैरिंग कॉस्ट ऑफ एवरेज इन्वेंट्री का मतलब होता है सामग्री, यहाँ पे I आया है इन्वेंट्री का। तो जो औसत सामग्री है उसकी कैरिंग कॉस्ट, भंडारण लागत कितनी आ रही है, प्रतिशत में हम यहाँ पे ये लेते हैं I। तो ये सारी चीजें हैं, इनके आधार पर, इस फॉर्मूले के आधार पर हम इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निर्धारित करते हैं। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी जैसे हमने बात करी थी, ऐसी आर्थिक आदेश मात्रा, ऐसी आदेश की मात्रा है, ऐसी ऑर्डर की क्वांटिटी है जहां पे परिवहन के खर्चे और भंडारण के खर्चे दोनों ही न्यूनतम हो। एक क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु का वार्षिक उपभोग, एनुअल कंजम्पशन
2500 यूनिट्स है, 2500 इकाइयां हैं। और कॉस्ट पर ऑर्डर जो एनुअल कंजम्पशन है वो 2500 इकाइयां हैं। और कॉस्ट पर ऑर्डर है वो 32 रुपए है, वो है 32 रुपए प्रति आदेश की लागत है। और प्रति इकाई लागत कॉस्ट पर यूनिट है 50 रुपए। और जो भंडारण लागत है, औसत सामग्री की भंडारण लागत है वो है 8%। तो अगर हम इस फॉर्मूले में इसको रखते हैं तो 2 इंटू 2500 इंटू 32 अपॉन 50, प्रति इकाई लागत 50 रुपए है। और एक इकाई को, सामग्री की एक इकाई को कैरी करने की जो भंडारण की लागत है वो उसका 8% आता है, 8%। और इसका अंडर रूट निकाल लेते हैं। तो यहां पे अगर इसको हम हल करते हैं तो यहां आता है 200 यूनिट्स। तो 200 इकाइयां आर्थिक आदेश में आता है। जब आरओएल पे, जब रीऑर्डर लेवल पे पहुंच जाए सामग्री स्टोर्स में, तो रीऑर्डर लेवल पे रीऑर्डर कितनी क्वांटिटी का किया जाना चाहिए, रीऑर्डर क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, वो है 200 इकाइयां प्रति 200 इकाइयां प्रति ऑर्डर। प्रत्येक ऑर्डर में अब 200 इकाइयों का ऑर्डर दिया जाना चाहिए। यही हमारी आर्थिक आदेश मात्रा है। आज के लिए इतना ही। कल हम सामग्री नियंत्रण में ही दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।